नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरर करेक्टिंग कोड। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था एरर डिटेक्शन मेथड के लिए, जिसमें कई सारे मेथड को हमने डिस्कस किया था जो किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक अगर मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, अगर कम्युनिकेशन चैनल में कोई एरर आता है, मीन्स जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है उसमें कोई एरर आ रहा है तो उसको डिटेक्ट कर लेता था, लेकिन वहाँ पे करेक्शन नहीं कर पाता था। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे एरर करेक्टिंग कोड, यहाँ पे कुछ मेथड के बारे में देखेंगे जो कि अगर ट्रांसमिशन में कहीं कोई एरर आता है तो ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट भी करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। एरर करेक्शन कोड यूज्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। Error correction can be handled in two way. One is backward error correction and another is forward error correction. तो जनरली जो एरर करेक्शन मेथड है यहाँ पे दोनों काम होता है, एक तो एरर को डिटेक्ट करना और ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट भी करना। तो दो तरीके के जनरली आपके एरर करेक्शन कोड हो सकते हैं, एक तो बैकवर्ड एरर और सेकंड फॉरवर्ड एरर करेक्शन। दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का सिंपली मीनिंग है कि अगर सपोज करो कि एक सिस्टम से कोई डेटा दूसरे सिस्टम के डेटा लिंक लेयर, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे ही काम हो रहा है, यहाँ से अगर डेटा लिंक लेयर के थ्रू कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पे, तो अगर इसमें कहीं एरर आता है तो क्या करेगा कि इस मैसेज को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर से अगेन वही मैसेज जो करेक्ट मैसेज है फिर से उसको रीसेंड करेगा। मतलब बैकवर्ड में अगर एरर अगर करता है तो उसको करेक्ट नहीं करेगा, बल्कि पूरे मैसेज को फिर से रिसेंड करने के लिए बोलेगा। मतलब फिर से ट्रांसमिट होगा वो डेटा, फिर से जो आपका फ्रेम ट्रांसमिशन में था वो। लेकिन फॉरवर्ड एरर करेक्शन में क्या होता है कि अगर कहीं पे एरर आता है तो ऑटोमेटिकली रिसीवर साइड ही इसको क्या करेगा, करेक्ट कर लेगा और करेक्ट करके उसका जो ओरिजिनल मैसेज था उसको अपर लेयर को ट्रांसफर कर देगा। तो कई सारे मेथड होते हैं, जैसे पहला आपका हैमिंग कोड, दूसरा आपका आता बाइनरी कन्वोल्यूशनल कोड, थर्ड रीड सोलोमन कोड एंड फोर्थ इज लो डेंसिटी पैरिटी चेक्स। तो इन चार मेथड में से जो हमारा मेजर फोकस होगा आज के लेक्चर में होगा हैमिंग कोड डिटेक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे कि हैमिंग कोड कैसे किसी भी ट्रांसमिशन के टाइम आपका एरर को डिटेक्ट करता है, अगर उसमें एरर है देन, और अगर एरर मिलता है तो उसको कैसे वो करेक्ट करता है उसको देखेंगे। बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ मेथड आपका कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के रिलेटेड में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हम फर्दर किसी फ्री टाइम में हम इसको कवर करेंगे। फिलहाल आज हम इसको देखेंगे हैमिंग कोड को डिटेल में, और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है प्लस थ्योरेटिकल भी आ सकता है। तो हैमिंग कोड को देखते हैं हम। हैमिंग कोड इज कैपेबल टू डिटेक्ट एरर अप टू 2 बिट्स एंड करेक्ट ओनली 1 सिंगल बिट। तो हैमिंग कोड जो काम करता है, हैमिंग कोड अगर हम बात करें तो ये किसी भी मैसेज ट्रांसमिट अगर कहीं हो रहा है तो उसमें अगर 2 बिट तक का एरर है तो 2 बिट तक के एरर को डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन करेक्शन केवल 1 बिट के एरर का ही कर पाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि हमने स्टार्टिंग बताया था जब टाइप्स ऑफ एरर की, तो 2 तरह के एरर आपके होते थे, एक तो सिंगल बिट एरर और एक बर्स्ट एरर। तो जब भी एरर करेक्शन की बात करते हैं ध्यान दीजिए कि सिंगल बिट एरर तो करेक्शन करने के कई सारे मेथड है, इससे हैमिंग कोड से हम सिंगल बिट करेक्शन करते हैं। लेकिन बर्स्ट एरर मतलब अगर मोर देन 1 बिट का करेक्शन है, एरर आ रहा है वहाँ पे, तो उसको सॉल्व करने का कोई इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है। उसको हम जनरली अगर बर्स्ट एरर है तो वहाँ पे हम बैकवर्ड एरर का ही यूज़ करते हैं। मतलब बर्स्ट एरर है, मोर देन 1 बिट से ज़्यादा एरर है तो हम उसमें फ्रेम को फिर से रिसेंड ही करवाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बिट का एरर है तो उसको करेक्ट करना पॉसिबल इतना नहीं होता। लेकिन 1 बिट का एरर है तो हैमिंग कोड ईजिली उसको करेक्ट कर सकता है। तो डिटेक्ट करता है 2 बिट का एरर, लेकिन करेक्ट कर पाए केवल सिंगल बिट एरर। यहाँ पे हैमिंग कोड जो मेथड होता है कैसे काम करता है, 2 पार्ट में काम करता है। एक तो हैमिंग कोड इनकोडिंग, मीन्स जब आपका डेटा ट्रांसमिट होगा तो उसके इनकोडिंग कैसे होगा, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें ट्रांसमिशन टाइप इनकोड होता है। और सेम चीज़ अगर हम रिसीवर साइड देखें तो उसको कोड को डी कोड करता है। तो एक तो हैमिंग कोड इनकोडिंग, मतलब ओरिजिनल मैसेज जो है उसको इनकोड करके सेंड करना ट्रांसमिशन मीडियम में, और रिसीवर साइड क्या होगा, हैमिंग कोड डिकोडिंग। 2 मेजर स्टेप होते हैं।
अगर हैमिंग कोड हम इनकोडिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेप में काम करेगा। पहला स्टेप क्या होगा, इसको अभी हम एग्जांपल से 1 बाय 1 बहुत डिटेल में समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे शार्ट में लिखा हुआ स्टेप, इसको हम देख लेते हैं। कैलकुलेशन फर्स्ट स्टेप क्या करता है इनकोडिंग में, कैलकुलेशन ऑफ रिडंडेंट बिट। एक आपको रिडंडेंट बिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी ओरिजिनल मैसेज आपको दिया होगा उसमें एक रिडंडेंट बिट कैलकुलेट करके उसी मैसेज के साथ अपेंड करके सेंड करना होता है। तो रिडंडेंट बिट हम फाइंड आउट करेंगे पहले स्टेप में। उसका एक फार्मूला होता है 2 पावर r ग्रेटर देन m प्लस r प्लस 1। तो r की वैल्यू ही मुझे फाउंड करना होता है, वही आपका क्या होता है रिडंडेंट बिट। अभी हम इसको दिखाएंगे कैसे होता है। और m यहाँ पे क्या है, टोटल साइज ऑफ मैसेज, कितने बिट का आपका मैसेज है वो m हो जाता है। सेकेंड, पोजिशनिंग ऑफ रिडंडेंट बिट। जो सपोज करो कि हम रिडंडेंट बिट वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए, सपोज फॉर एग्जांपल 4 बिट हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 4 बिट रिडंडेंट बिट होगा जो ओरिजिनल मैसेज साथ अपेंड होके जाएगा। तो हम वहाँ पे पोजीशनिंग उसको फाइंड आउट करने होगा कि किस पोजीशन पे वो रिडंडेंट बिट वहाँ पे हम प्लेस करेंगे उसको। तो इसके लिए फार्मूला आपका होता है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 अप टू ऐसे 2 के पावर में बढ़ता जाएगा। इसको भी हम देखेंगे कैसे पोजीशनिंग करते हैं तो इजीली आपको समझ में आएगा अभी एग्जांपल करते टाइम। लास्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू एट रिडंडेंट बिट, क्योंकि ध्यान दीजिए जो मैसेज ट्रांसमिट होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा, मीन 0 या 1 बिट होंगे। तो वैल्यू का जो रिडंडेंट बिट हमने आइडेंटिफाइड किया वहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 0 रखना है या 1 रखना है, उसका कैलकुलेशन करना। ये सब कैलकुलेट करके फाइनली जो मेरा मैसेज बनेगा उसी मैसेज को हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम में, और रिसीवर साइड वहाँ पे फिर डिकोडिंग होता है उसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ हम पहले इनकोडिंग देख लेंगे, फिर डिकोडिंग को भी उसी टाइम हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ आपको जिसमें मैसेज आपको दिया है 1000001। ये 7 बिट का है, मतलब m इक्वल टू कितना है 7 बिट का मैसेज है। इसी मैसेज को पहले हम इनकोड करेंगे, फिर डिकोड करके आप दिखाएंगे कैसे वो एरर को डिटेक्ट करता है और उसको करेक्ट भी कर सकता है। तो ये आपका मैसेज है। अब यहाँ पे m इक्वल टू कितना मिल गया आपको 7, क्योंकि 7 बिट का मैसेज है तो मैसेज की साइज आपका 7 है। सबसे पहले इनकोडिंग करते टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में रिडंडेंट बिट। तो फार्मूला क्या है आपका 2 पावर r ग्रेटर देन m प्लस r प्लस 1। अब यहाँ पे r की वैल्यू आप पुट करके चेक करना है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो r की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, अगर r की वैल्यू 1 रखते हैं, देखिए क्या होगा 2 ग्रेटर देन 7 प्लस 1 प्लस 1, कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, नहीं होगा। अगर हम r इक्वल टू 2 रखते हैं देन 2 पावर 2 मीन्स 4 ग्रेटर देन 7 प्लस 2 प्लस 1, अगेन एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर 2 पावर r इक्वल टू हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पावर 3 मीन्स 8 ग्रेटर देन 7 प्लस 3 प्लस 1, अगेन ये भी देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। ये कंडीशन आपको ट्रू देखना है, जहाँ पे ट्रू हो जाए वही बाउंड्री पे आपको रुक जाना है। अगर हम अब r इक्वल टू 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 16 ग्रेटर देन 2 पावर 4 मीन्स 16 7 प्लस 4 प्लस 1। तब देखेंगे यहाँ पे कंडीशन क्या हो जा रहा है सेटिस्फाइड, मीन्स 16 जो है इससे क्या है ग्रेटर है। तो इस केस में आपको मिल गया रिडंडेंट बिट कितना 4, मतलब r इक्वल टू आपको मिल गया 4। 4 बिट रिडंडेंट बिट होगा आपका। तो मतलब जो टोटल ट्रांसमिशन होगा मैसेज ट्रांसमिट होगा वो टोटल कितने बिट का होगा 7 प्लस 4 11 बिट का मैसेज आपका ट्रांसमिट होगा, क्योंकि ये रिडंडेंट बिट इसी के साथ ट्रांसमिशन में जाता है। अब जब 4 बिट यहाँ पे मिल गया तो आप देखिए ये जो 7 बिट है इसका तो पोजीशन आपको पता है कि 1 कहाँ है 0 कहाँ है, लेकिन जो 4 बिट हम ऐड करेंगे, अब ये 4 बिट हम कहाँ पे ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, ये दोनों स्टेप से कैलकुलेट होगा। तो सेकेंड स्टेप में आते हैं, पोजिशनिंग ऑफ रिडंडेंट बिट। रिडंडेंट बिट मतलब 4 बिट आपका मिला, इसका पोजिशनिंग कैसे होगा, देखिए पोजिशनिंग करने के लिए 2 पावर 0, 2 पावर 0 मीन्स कितना होगा 1, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2, इसी पे चलेंगे हम। देखिए 2 पावर 2 मीन्स 4, 2 पावर 3 मीन्स 8 और 2 पावर 4 मीन्स 16। तो 16 तक हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम देखिए टोटल साइज कितना 11 बिट का ही है, तो 11 तक ही लेंगे हम। तो 4 बिट 1 2 3 बिट, ये 4 बिट आपका मिल गया। तो इसी 4 बिट मतलब जो पहला रिडंडेंट बिट होगा, अब देखिए अब इसको हम बना रहे हैं, जो मैसेज बनेगा आपका
ये 11 बिट का मैसेज सपोज है, ठीक है। तो एक तो आपका देखिए ये ओरिजिनल मैसेज है। अब देखिए रेडियंट बिट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। 2 पावर 0 मीन्स 1, जो पहला रेडियंट बिट होगा यहाँ पे होगा, इसके बाद दूसरा रेडियंट बिट 2 पे होगा, यहाँ पे होगा, तीसरा रेडियंट बिट 4 पोजीशन पे होगा, यहाँ पोजीशन हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थर्ड जो रेडियंट बिट का होगा 4th पोजीशन पे, और जो 4th रेडियंट बिट होगा वो 8th पे होगा, मीन्स यहाँ पे होगा। बाकी ये मैसेज आपका ऐसे जाएगा, मीन्स 1 0 0 0 0 0 1। तो अब देखिए ये टोटल 11 बिट का मैसेज ट्रांसमिशन होगा। तो सेकेंड 2 तक यहाँ पर हो गया। अब स्टेप 3 पे आइए, कैलकुलेशन द वैल्यू एट रेडियंट बिट। अब देखिए यहाँ पे रेडियंट बिट कितने, आर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आर की जगह क्या होगा, 0 होगा और 1 होगा, इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे पुट करना है। और जो आर की वैल्यू आएगी 0 या 1, वही सेम मैसेज यहाँ पुट करके यही मैसेज क्या होगा आपका ट्रांसमिट होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा पैरिटी बिट। एक रेडियंट बिट इस तरह से चेक करेंगे हम। देखिए P1 मतलब जो पहले हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम पैरिटी बिट मान के चल रहे हैं। ये आपका हो गया P1, यहाँ पे आ गया P2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा P3, इसको हम ले लेते हैं, P4 ले लेते हैं क्योंकि 4th पोजीशन पे है, ये आपका P8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए P1 अगर हम देखते हैं पैरिटी बिट P1, तो P1 में लोकेशन कौन कौन सा लेंगे, देखिए 1 3 5 7 इस तरह से लोकेशन लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 मतलब 1 पे क्या है R, 3 पे क्या है 1, 5 पे है 0, 7 पे है 0, 7 के बाद 9 आ जाएगा 0, 11 आ जाएगा 1। अब देखिए इसका इवेंट पैरिटी निकालिए। इवेंट पैरिटी क्या कहता है कि इस टोटल, इसको R को इंक्लूड करके इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 इवेंट होना चाहिए। तो अगर हम R की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 इवेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 2 और इसको भी ले लेंगे तो 3 1 हो जाएगा। अगर हम R की जगह 0 रख दें तो इसमें टोटल मैसेज में देखिए इवेंट नंबर ऑफ 1 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, मतलब R की जगह हम क्या रखेंगे 0, ठीक है। ऐसे इसी तरह आप देखिए P2 निकालिए। P2 का देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ। P2 कैसे चलता है, 2 to 3 लेगा, फिर 6 to 7, फिर 10 to 11। सिंपली याद करने के लिए जो पहला वाला होता है P1 मीन्स 1 से स्टार्ट होगा और एक का पोजीशन छोड़ के चलेगा। दूसरा वाला क्या P2 2 से स्टार्ट होगा और 2 लेके चलेगा, 2 बिट, मतलब P2 P3, फिर 2 को छोड़ देगा, फिर 6 7 ऐसे लेके चलेगा। तो P2 के केस में देखिए क्या है 2 3, मतलब 2 3 पोजीशन, 2 पे क्या है R है, तो हमने ले लिया R। थर्ड पोजीशन क्या है 1 ले लिया। इसके बाद 6 7, ध्यान दीजिए, इसके बाद इसको छोड़ देगा, फिर इसके बाद इन दोनों को लेगा, तो 6 7 क्या है 0 0 0 0, फिर इन दोनों को छोड़ देगा, 8 9 को, 10 11 ले लेगा, 10 11 क्या है 0 1। अब देखिए यहाँ पे हम इस टोटल में हमको इवेंट पैरिटी चेक करना है। इवेंट पैरिटी क्या कहता है कि इसको मिस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 क्या होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम R की जगह 1 रखेंगे तो क्या टोटल नंबर ऑफ 1 इसमें इवेंट होगा, नहीं होगा। लेकिन R की जगह अगर हम 0 रख दें यहाँ पे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 कितने होंगे, 2 रहेंगे, और 2 क्या होगा, इवेंट होगा। तो हम इवेंट पैरिटी में यहाँ पे 0 मीन्स R की जगह क्या आ जाएगा, इस P2 की जगह आ जाएगा 0। P4 क्या कहता है कि हम 4 से स्टार्ट करेंगे और 4 बिट लेके चलेंगे। तो 4 से देखिए यहाँ से 4 से स्टार्ट करेगा, 4 7 से चलेगा, तो 4 से 7 तक लेगा, मतलब R000 R000। इसके बाद फिर 4 को छोड़ेगा तो 1 2 3 4 छोड़ देगा, तो यहाँ पे इसके बाद मैसेज नहीं है। अगर 12 13 14 ऐसे बीट होता आगे तो लेता, लेकिन अब इसको छोड़ दिया तो इतने में कैलकुलेट करेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम R की जगह कौन सी वैल्यू रखें कि यहाँ पे इवेंट पैरिटी उसको कैलकुलेट हो जाए। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो नंबर ऑफ 1 क्या हो जाएंगे, टोटल में ऑड हो जाएंगे,
ठीक है, तो उस टाइम इवन पैरिटी नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर इस टाइम हम आर की वैल्यू 0 रखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ 1 क्या हो गया 0, और 0 क्या है आपका इवन नंबर, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से P8, P8 जब हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए 8 से शुरू करेंगे हम, इस 8 से, और 8 बिट लेंगे एक साथ। तो यहाँ पे 8 बिट तो है ही नहीं, तो इसके बाद जितने बिट सारे आ जाएंगे R001, तो यहाँ हो जाएगा R001, क्योंकि इसके आगे बिट नहीं था। अगर होता तो हम उसको भी इंक्लूड करते, 8 बिट तक लेके चलते, फिर 8 का गैप करते, फिर नेक्स्ट 8 लेके चलते। तो अब देखिए यहाँ पे इस पे हम कौन सी वैल्यू रखें आर की जगह कि टोटल नंबर इसमें क्या हो, इवन नंबर ऑफ 1 हो जाए इवन पैरिटी में। तो अगर आर की जगह हम 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे, देखिए तो यहाँ पे एक 1a और एक 1a, टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2 इवन हो जाएगा। 0 हम यहाँ पे रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो सिंगल 1 ही रह जाएगा जो कि ऑड पैरिटी में आ रहा है। तो इस तरह से आपका वैल्यू निकल गया। मतलब जो फर्स्ट आर है P1 है, यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू 0, सेकेंड पे रखेंगे 0, थर्ड यहाँ पर P4 पे रखेंगे 0, और यहाँ पर रखेंगे 1। तो आपका जो फाइनल मैसेज ट्रांसमिट होगा, फाइनल मैसेज ट्रांसमिट क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये टोटल मैसेज अब आपका क्या हुआ, ट्रांसमिशन में जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इनकोडिंग मेथड। अब जब सेम मैसेज, यही मैसेज रिसीवर साइड पहुंचेगा तो रिसीवर इसमें चेक करेगा, पहले तो चेक करेगा एरर का, क्या इसमें एरर है। अगर ट्रांसमिशन टाइम कहीं पे एरर आता है तो एरर डिटेक्ट कर लेगा वहाँ पे, और फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर हूबहू मैसेज यही पहुँचता है वहाँ पे, मतलब कोई एरर यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ पे करेक्ट मैसेज पाएगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्या काम करता है डिकोडिंग टाइम, देख लीजिए 2 स्टेप में कंप्लीट करेगा। पैरिटी चेक इन रेडिएंट मैसेज, पैरिटी चेक इन रिसीव्ड मैसेज, जो मैसेज रिसीव हुआ उसमें पैरिटी चेक करेगा। चेक करने का सिंपल तरीका ये वाला है, इसी फार्मूले से हम चेक करेंगे, अभी करके आपको दिखाते हैं। और उसके बाद अगर पैरिटी चेक करते टाइम अगर पैरिटी सारे 0 आते हैं, मीन्स उस टाइम एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर 0 के अलावा कोई नंबर आता है तो उसके हम जो न्यूमेरिकल डेसिमल वैल्यू होगा, वो यहाँ पे जब पैरिटी चेक निकालेंगे ना तो आपको एक डेसिमल वैल्यू मिलेगा, वो डेसिमल वैल्यू डिसाइड करेगा। अगर 0 मिलता है मीन्स कोई एरर नहीं है, अगर 0 के अलावा कुछ मिलता है तो एरर है, और उस टाइम उसको करेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं डिकोडिंग प्रोसेस इसका। तो चलिए, इसी मैसेज सपोज करो कि सेम टू सेम यही मैसेज रिसीवर साइड पहुंच गया, तो रिसीवर साइड कौन सा मैसेज आ गया, देखिए 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0। यही मैसेज कहाँ पहुंच गया, रिसीवर साइड। मतलब कोई भी इसमें एरर नहीं है। तो कैसे प्रूव करेगा, कैसे चेक करेगा एरर है या नहीं, उसको हम देखते हैं। अब इसमें पैरिटी बिट देख लीजिए, यहाँ पे हम लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं इसका ताकि इजीली समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिट। ठीक है, सबसे पहले चेक करेगा पैरिटी चेक इन रिसीव्ड मैसेज। अब रिसीव मैसेज में देखिए, सबसे पहले आप देखिए P1 जो फर्स्ट पैरिटी था, P1 के लिए मैंने बताया यही फार्मूला लगेगा जो यहाँ पे लगा था इनकोडिंग टाइम 1357, इससे चलेगा। तो 1 पे क्या है देखिए 0, 3 पे 1, 5 0, 7 पे 0 है, 9 पे 0 है, 11 पे 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसका इवन पैरिटी बिट। अब इसका इवन पैरिटी बिट कैलकुलेट कीजिए। इसमें नंबर ऑफ 1 देखिए इवन है या नहीं है। अगर नंबर ऑफ इवन है तो पैरिटी बिट आ जाएगा 0। अगर इसके अलावा कोई नंबर ऑफ 1 है तो पैरिटी बिट कितना आ जाएगा 1। मीन्स अगर पैरिटी बिट ऑड है, नंबर ऑफ 1 ऑड है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, P2 का चेक करिए। P2 का क्या होता है 2 3, इसको चलेगा 2 3, फिर 4 5 को छोड़ देगा, 6 7 चलेगा। तो जैसे प्रीवियस चला था इनकोडिंग टाइम में, तो 2 3 क्या है 0 1, 4 5 छोड़ देगा, 6 7 0 0, 8 9 छोड़ देगा, 11 10 11 0 1। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ 1 कितने हैं, इवन है, मतलब पैरिटी बिट 0। अगर इसमें नंबर ऑफ 1 ऑड होते तो यहाँ पे पैरिटी बिट आ जाता है, इवन पैरिटी क्या आ जाता है, पैरिटी बिट 1 आ जाता है। इवन पैरिटी के कंसेप्ट है, क्योंकि जनरली हम इवन पैरिटी को ही लेके चलते हैं।
ऑड पैरिटी और 2 इवन पैरिटी, 2 टाइप की पैरिटी होते हैं, उन्हें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आप किसी को लेके चलते हैं लेकिन ज़्यादा इजी होता है आप इवन पैरिटी लेके चलें। P4 के लिए क्या है, 4 से स्टार्ट करेगा, 4 5 6 7 ए बिट लेगा, तो 4 5 6 7 मतलब 0 0 0 0, ठीक है। इसके बाद 4 बिट छोड़ देगा, तो इसको छोड़ दिया, आगे की बिट लेगा, आगे बिट है ही नहीं तो इसी पर रुक जाएगा। इसमें देखिए नंबर ऑफ 1 इवन है या नहीं, एक भी 1 नहीं है, मीन्स 0 टाइम 1 है, मीन्स इवन है, तो उसका क्या जाएगा पैरिटी बिट 0। P8 से स्टार्ट करेगा, 1 0 0 1। इसके अलावा आगे अभी कोई मैसेज नहीं, अगर कोई होता तो 8 तक लेता है, यहाँ से 8 तक 8 बिट लेता, उसके बाद फिर 8 को लेफ्ट करता, फिर आगे नेक्स्ट 8 को लेता। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ 1 क्या है, इवन पैरिटी, नंबर ऑफ 1 क्या है, इवन है, मतलब पैरिटी बिट 0 हो गया। अब देखिए जो यहाँ पे 0 0 आया है, इस डायरेक्शन में लेंगे हम 0 0 0 0, इसका डेसिमल मतलब इसका अगर मुझे कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, तो इसका डेसिमल वैल्यू कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। अगर डेसिमल वैल्यू 0 आता है, इस केस में हम कह सकते हैं कि जो मैसेज रिसीव हुआ था इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अगर कहीं पे भी एरर होगा तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू इसका 0 नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सपोज करो एक बिट चेंज कर देते हैं कहीं पे, इस मैसेज में हम चेंज कर देते हैं एक बिट, तो हम चेंज कर रहे हैं कि जो 5th नंबर बिट है इसको हमने बना दिया 1। अब देखिए अब जो मैसेज रिसीव हुआ, सपोज यहाँ पे 0 था लेकिन 1 होकर रिसीव हुआ, तो जब 1 होकर रिसीव हुआ तो फिर यही प्रोसेस हम चलेंगे। देखिए इसी प्रोसेस में क्या आएगा, फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट, देखिए अब जब यहाँ पे आएगा तो फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, हम यहाँ पे जब फिर से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तो P1 के टाइम देखिए क्या होगा, 1 पोजीशन 3 5 1 3 5 5 पे यहाँ जाएगा 1 और 7 0 रहेगा, 9 0 और बाकी करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ 1 है कितने हैं, नंबर ऑफ 1 3 टाइम्स है, मतलब ऑड हैं, तो इवन पैरिटी बनाते टाइम यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। इस केस में देखिए P2 हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 3 लेंगे, फिर इसके बाद 6 7 लेंगे, 4 5 को छोड़ देंगे, तो 2 3 0 1, फिर 0 0, फिर 2 को छोड़ देंगे 0 1, तो यहाँ पे आपका सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, और नंबर ऑफ 1 2 टाइम्स है मतलब 0 आ जाएगा इवन पैरिटी। इसके बाद P4 से चलेंगे हम, देखिए क्या चल रहा है, 4 से हम लेंगे, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 बिट लेंगे, फिर 4 बिट को लेफ्ट कर देंगे हम, तो यहाँ से हम यहाँ तक लेंगे 0 1 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 1 0 0। इसके बाद इसको हम लेफ्ट करेंगे और आगे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे इसी पे। अब देखिए इसमें पैरिटी बिट इसका कितना आ जाएगा, इसमें देखें तो 1 टाइम 1 है, मतलब ऑड टाइम है, तो इसलिए हम यहाँ ले लेंगे इसका 1 इवन पैरिटी में, ठीक है। और यहाँ पे P8 में 8 से स्टार्ट करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब देखिए जो वैल्यू कैलकुलेट होगी इसकी हम इस तरह से लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो, 0 1 0 1, एक इसमें बाइनरी में, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेसिमल वैल्यू हो जाएगी 5। मतलब कि अब देखिए यहाँ पे क्या मिला कि इसमें जो मैसेज रिसीव हुआ था इसमें एरर तो है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आया। अब एरर तो है, लेकिन एरर है किस पोजीशन पे, अगर मुझे पोजीशन मिल जाता है यहाँ पे तो हम तुरंत, क्योंकि यहाँ पे 0 1 में ही मैसेज होगा, 0 1 में ही होगा, तो जो अगर हम किसी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर ले इसी पोजीशन पे एरर है तो वहाँ का सिंबल हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया 5, तो अब इस पर चेक कीजिए कि 5th बिट कौन सा है, 1 2 3 4 5, आपको तुरंत मिल जाएगा जो 5th बिट था यहीं पे एरर था। और जब यहीं पे एरर था तो मैं रिसीवर साइड क्या करेगा, तुरंत इसको करेक्ट कर लेगा और 1 को बना लेगा 0, और 0 से 0 लेके इसको आगे चलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, मैसेज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एरर डिटेक्शन और करेक्शन आपका करता है हैमिंग कोड। तो कोई डाउट हो इसमें तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, सिंपल है, आप कोई और एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एरर करेक्शन कोड का एंड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।